बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम फर्दर टैक्स के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि फर्दर टैक्स क्यों लगता है, इसका जो चार्जिंग प्रोविजन है वो क्या है, किन लोगों पर ये फर्दर टैक्स लगता है और क्या कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई हैं, तो उस एग्जाम्पशंस का कंट्रोलिंग एसआरओ क्या है। और इन्हीं बातों को नोट्स की शक्ल में कुछ आसान करके यहाँ तरतीब दिया गया है। और इसके बाद ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हम कॉन्सेप्ट को सही समझे हैं या नहीं, मैंने कुछ सिनेरियोज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, इसके अलावा मोटर बाइक इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह। तो मैंने चार सिनेरियोज भी बनाए हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि फर्दर टैक्स एप्लीकेबल है इन प्रैक्टिकल जगहों पर या नहीं, एग्जाम्पल्स में एप्लीकेबल है या नहीं। तो खैर, हम बढ़ते हैं सबसे पहले इस बात की तरफ कि सेक्शन नंबर 3 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का ये चार्जिंग प्रोविजन है। जो भी सेल्स टैक्स लगता है, किसी भी नाम से लगे, वो इस सेक्शन में लिस्ट हुआ है। हम किसी और वीडियो में देखेंगे इसको इन डिटेल, इसके पूरे स्ट्रक्चर को, लेकिन आज सिर्फ फर्दर टैक्स के बारे में आपको बताना है। तो अगर आप सब सेक्शन नंबर 1A ऑफ सेक्शन 3 पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया आपके लिए, तो फर्दर टैक्स यहाँ लिखा हुआ है कि फर्दर टैक्स आप लगाएंगे। और इसी सेक्शन में अगर आप देखें, लाइन नंबर 2 में ये लिखा है कि किस पे लगेगा, किस पे फर्दर टैक्स। अ पर्सन हु इज नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ऐसा आदमी जिसने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, उस पे लगेगा। और सेकंड कौन है, ही इज नॉट एन एक्टिव पर्सन, या एक ऐसा पर्सन जो कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। एक्टिव टैक्स पेयर ना होने की वजूहात है, जैसे कि आपने 2 महीने की रिटर्न्स जमा नहीं कराई तो आप इनएक्टिव हो जाते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है या आप ब्लैक लिस्टेड हैं तो भी आप इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फर्दर टैक्स दो सूरतों में लगता है, या तो आपके पास STRN नंबर ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास आपका जो स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, वो इंटैक्ट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, आप इनएक्टिव आ रहे हैं। और फिर कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। इवन अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव हो या आप अनरजिस्टर्ड हो, और लेकिन अगर आप इन 15 कैटेगरीज में से कहीं फॉल कर जाते हैं तो आप पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। आप अपने घर के यूटिलिटी का बिल देखिए, जो जिसपे रेजिडेंशियल टैरिफ हो, तो उसमें देखिएगा फर्दर टैक्स नहीं लग के आ रहा होता। लेकिन आप किसी करियाना स्टोर का, ग्रोसरी स्टोर का, मेडिकल स्टोर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिएगा, उसमें फर्दर टैक्स लग के आ रहा होता है, और ये 4% होता है। ये भी यही सेक्शन में ही लिखा हुआ है, देखिए लाइन नंबर 4 में, बल्कि आप लाइन नंबर 5 में, जहाँ ये 149 आ रहा है, ये 4% लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने अब हाईलाइट किया है ग्रीन कलर में, 4%। पहले ये 3 था, उससे पहले 2 था, लेकिन अब इसका जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रेट है वो 4 है। तो आप देखेंगे कि मेडिकल स्टोर्स पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे आ रहा होता है लग के। इसी तरह से अगर आप अपना सेकंड देखें, अगर आप गैस का बिल अपने घर का देखें या CNG स्टेशन वाले गैस का अपना बिल देखें, तो वहां पर ये नहीं अप्लाई हो रहा होता, इवन इफ आप रजिस्टर्ड नहीं है, इवन इफ आप इनएक्टिव हो। ठीक है, तो इस तरह से एक तो एग्जांपल्स मैं आपको और दूं, जैसे गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर। अब अगर आप Tier 1, लेट्स से कि आप मेट्रो में गए या नाइट स्टोर या चेज स्टोर, जो बड़े स्टोर हैं वहां जाएं, और वहां जाकर आप उनसे कोई टैक्सेबल आइटम खरीद लें। ठीक है, आपने एक LCD खरीद ली, टैक्सेबल आइटम है। आपने शैम्पू खरीद लिया, टैक्सेबल आइटम है। और भी जो चीजें टैक्सेबल आइटम है आपने खरीदा, तो वहां आपको वो स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट तो चार्ज करेंगे, सेल्स टैक्स 18%। लेकिन फर्दर 4% नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका तो ना, आप तो ना STRN है ना, और आप इनएक्टिव भी हैं, दायरा आपका STRN ही नहीं है, तो आप तो नॉन अनरजिस्टर्ड है। लेकिन इस क्लॉज नंबर, इस सीरियल नंबर 4 की वजह से नहीं करते। तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग लिस्ट है, आप यहाँ देखेंगे क्या आपका कस्टमर इस लिस्ट में फॉल करता है, तो आपको नहीं लगाना, इसके बावजूद भी, चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, चाहे वो इनएक्टिव हो। तो ये एक कंट्रोलिंग SRO है। यहाँ पर इन्होंने इसमें 3% लिखा हुआ है, इसको अपडेट नहीं किया हुआ, ये 4 है क्योंकि मेन लॉ में 4 है, मैं आपको दिखा चुका। SRO 648/1 SRO 648 है, 9 जुलाई 2013 का। इसी में एंट्रीज एड लेस होती रहती हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड SRO है। आप में से किसी को भी ये चाहिए हो या ये स्लाइड चाहिए हो, आप मुझे कमेंट्स में ईमेल अपना एड्रेस डाल देंगे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। फिर हमने नोट्स बना दिए कुछ आसानी के लिए कि सेक्शन 3A 3 1A नोट्स ऑन फर्दर टैक्स, हमने कहा एप्लीकेबिलिटी किस पे है। तो अभी हम बात कर ही चुके हैं, वही बात यहाँ रिप्रोड्यूस है।
तो की गई है कि फर्दर टैक्स 4% लगेगा, फर्दर टैक्स एट द रेट 4% इज चार्ज लेवीड एंड पेड ऑन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा देखें, अगर कोई बंदा एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रहा है ना, तो उस पे तो सेल्स टैक्स ही नहीं है। अगर सेल्स टैक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर आपका वो भी नहीं है, फर्दर टैक्स भी नहीं है। तो फर्दर टैक्स एक एडिशनल टैक्स है, ये उसी वक्त लगेगा जब स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स लग रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई सप्लाई एग्जाम्प्ट हो और आप उसके ऊपर फर्दर टैक्स भी लगा रहे हो। फिर ये किन पे लगेगा? दो लोगों पे लगेगा। एक अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कौन होता है? अनरजिस्टर्ड उसे कहते हैं जिसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या उसने ऑब्टेन नहीं किया अभी तक। ठीक है। फिर दूसरा कौन है? इनएक्टिव टैक्स पेयर। मैंने यहाँ एक रीजन लिखी है कि अगर आप 2 महीनों की मुसलसल सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो आप इनएक्टिव हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए या ब्लैकलिस्ट हो जाए आप, तो भी आप इनएक्टिव होते हैं। लेकिन एक कॉमन रीजन यही है। तो ये एप्लीकेबिलिटी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंडीशन ऑफ लेवी क्या है। मैंने आपको बताया कि ये एडिशनल होती है। फर्दर टैक्स इज अप्लाइड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये एडिशनल टैक्स है जो कि स्टैंडर्ड रेट के अलावा लगाया जाता है। एक्सक्लूजन भी मैंने आपसे बता दी कि एफबीआर जो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए एग्जाम कर सकता है कुछ सप्लाईज को फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ फर्दर टैक्स, जिसका मैंने कंट्रोलिंग एसआरओ आपको बताया, एसआरओ 648 डेटेड 9 जुलाई 2023, जो मैंने आपको यहाँ पे रेफर करवाया है। तो इसके अलावा एडजस्टमेंट की बात करें, जैसे देखिए आप सेलर है ना, जब आप सेल करते हैं 100 रुपए की चीज है तो उस पर आप 18 रुपए आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को, तो 118 की इनवाइस जाती है। लेकिन इस केस में क्या होगा? 100 रुपए की इनवाइस है तो आप 18 रुपए चार्ज नहीं कर रहे होंगे बल्कि 22 रुपए चार्ज कर रहे होंगे। 18 जमा 4, अगर सामने अनरजिस्टर्ड लेट से कोई अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अभी हम देख भी लेंगे आगे, मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाई है, तो आप 122 रुपए की इनवाइस कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर देते हैं। अगर लेट से फर्दर टैक्स नहीं था तो आप क्या करते हैं, 18 रुपए में से इनपुट 15 रुपए अवेलेबल है जो परचेजेस पे आया है तो 3 रुपए पे कर देते हैं। तो अब इस सूरत में आप ये सोचें कि भाई हम मैंने तो अब 122 रुपए चार्ज किए, 22 रुपए चार्ज की सेल्स टैक्स, तो मैं 15 रुपए एडजस्ट करके बैलेंस पे कर दूंगा। या इनपुट ज्यादा है मेरा 20 रुपए तो 2 रुपए पे कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटपुट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटपुट नहीं होना चाहिए, ये लिखना मैं चाह रहा हूँ एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनपुट। अभी समझ आ जाएगी बात क्या है। यहाँ से देखिए, फर्दर टैक्स शैल नॉट बिकम पार्ट ऑफ आउटपुट टैक्स विच मींस इट इज पेबल टू एफबीआर एट द बॉटम लाइन फिगर। मतलब ये है कि जो फर्दर टैक्स है ना, इसको इनपुट से एडजस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा होना चाहिए एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनपुट टैक्स। यानी आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट लेते हैं ना आप इनपुट टैक्स के अगेंस्ट में, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके बैलेंस पे करते हैं। लेकिन जो फर्दर टैक्स आपने लोगों को चार्ज करना है, उसको उसका एक अलग ही लेजर मेंटेन करें, उसको आप आउटपुट टैक्स में मत शामिल कीजिएगा। अदरवाइज तो इनपुट से एडजस्टमेंट मिल जाएगी, उसको आप अलग से नोट कर लेंगे। एक बॉटम लाइन में अलग लाइन है रिटर्न के अंदर, वहां पूरा पूरा जो कलेक्ट किया एज इट इज आपको कैश से पेमेंट करना होगा। ठीक है, या द बॉटम लाइन इसको पे कर देना है आपने। ओके, अब हम कुछ सिनेरियोज देखते हैं और फिर एप्लीकेशन देखते हैं, अपना थॉट प्रोसेस देखते हैं क्या हमने सही समझा है या नहीं समझा। देखिए सिनेरियो वन, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। इसके अंदर कंपनी ए है जो इंगेज है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। तो मैंने खुद लिख दिया आपको कि भाई टैक्सेबल सप्लाईज है। और हैं क्या? डायग्नोस्टिक किट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं। डायग्नोस्टिक किट्स क्या होती हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं तो आप जो भी आपके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें जो किट्स इस्तेमाल होती हैं और रिलेटेड इक्विपमेंट बेच रहे हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल को। ठीक है, कंपनी ए है। अब हॉस्पिटल के पास एनटीएन भी है लेकिन उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और बिल्कुल नहीं, जाहिर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हॉस्पिटल कोई सप्लाईज थोड़ी आगे बेच रहा होता है, कुछ चीजें थोड़ी बेच रहा होता है कि वो अपने आप को एफबीआर में फेडरल में रजिस्टर कराए सेल्स टैक्स के लिए। तो अब उसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो अब सवाल आपसे ये है कि क्या व्हाट रेट ऑफ सेल्स टैक्स शुड कंपनी ए चार्ज ऑन इनवाइस? अब क्या 18% चार्ज करे या 18 जमा 4 चार्ज करे? 18 जमा 4% चार्ज करे एक प्राइवेट हॉस्पिटल को। तो अब देखिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस में जाएंगे सबसे पहली बात तो ये है कि देखें हम हॉस्पिटल को एंड कंज्यूमर कंसीडर करेंगे। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल वो सप्लाईज लेके आगे बेचता थोड़ी है, वो तो जाहिर है अपनी सर्विसेज जो दे रहा है लोगों को उस सर्विसेज के प्रोविजन में उसके मुहैया करने में इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली हॉस्पिटल तो एंड कंज्यूमर है इन किट्स का। तो इफ द हॉस्पिटल इज कंसीडर्ड, अच्छा मैंने इफ लिखा है लेकिन इट मतलब ये होता ही ऐसे, एंड कंज्यूमर ही होता है, तो आप यूं कह सकते हैं हॉस्पिटल इज कंसीडर्ड एज एंड कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है वो ना, इट इज नॉट परचेज फॉर फर्दर सप्लाई और रीसेल, वो कोई फर्दर सप्लाई और रीसेल थोड़ी करता है।
तो द सप्लाई क्वालिफाइज एज अंडर एक्सक्लूजन। तो हमने कहा हॉस्पिटल एंड कंज्यूमर है। और अगर आप सीरियल नंबर 5 देखें इस एसआरओ का, तो यहाँ लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। ठीक है। तो अब किसी की तरफ से भी हो, यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि सप्लाई किसकी तरफ से हो रही है, तो यहाँ ये देख आपने नेचर देखनी है एक्टिविटी की। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर हो रही है, तो आपने क्या करना है, उसको एंड कंज्यूमर कंसीडर करें। और हम कहेंगे सीरियल नंबर 5 की वजह से फर्दर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि सिंस द हॉस्पिटल इज एंड कंज्यूमर ऑफ द डायग्नोस्टिक किट्स एंड इक्विपमेंट, फर्दर टैक्स 4% विल नॉट अप्लाई। ओनली द स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स ऑफ 18% विल बी चार्ज ऑन इनवाइस। अब कंपनी ए जब बिल करेगी ना, लेट सपोज 100 रुपए किट्स की वैल्यू है, तो 18% चार्ज करेगी और 118 की इनवाइस हो जाएगी, बस फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सिनेरियो 2 देखिए, इसको पढ़िए। यहाँ पे कंपनी ए इंगेज है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, उसी तरह से वही कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो बेच रही है वो एनपीओ को बेच रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 50 बेड या इससे ज्यादा के हॉस्पिटल्स को ऑपरेट कर रहा है। और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अच्छा देखें, जो एग्जाम सप्लाईज होती है ना, उसका जो कंट्रोलिंग शेड्यूल है वो है 6 कैजुअल। तो 6 कैजुअल के अंदर जो चीज आ रही होती है वो एग्जाम होती है। तो एज पर सीरियल नंबर 166 ऑफ टेबल 1 ऑफ 6 कैजुअल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, सच सप्लाईज आर एग्जाम। तो ये सप्लाईज एग्जाम्प्ट है। ठीक है। हालांकि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ये जो सप्लाईज हैं, ये वाली सप्लाईज सेम सप्लाईज है, ये टैक्सेबल थी, 18% आप चार्ज कर रहे थे। लेकिन यहाँ आपको ये बात बताई जा रही है कि ये जो सप्लाईज हैं ये एक ऐसे इदारे को दी जा रही हैं जो कि एनपीओ है और 50 बेड से ज्यादा का या 50 बेड के बराबर का हॉस्पिटल चला रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको सिनेरियो में दे दी है कि हमने छठे स्केड्यूल में देख लिया, वहां पर ये सप्लाईज एग्जाम्प्ट है। तो नेचर ऑफ सप्लाई की वैसे तो एग्जाम्प्ट नहीं है ये सप्लाईज, लेकिन हॉस्पिटल्स को जो एनपीओ के अंडर चल रहे हैं उनको एक सहूलत मुहैया की गई है कि अगर इनको सप्लाई होगी तो एग्जाम्प्ट होगी। तो हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज है, इन नेचर टैक्सेबल है, लेकिन क्योंकि सामने कस्टमर का स्टेटस एनपीओ है जो हॉस्पिटल चला रहा है, इसलिए उनके लिए सिर्फ ये एग्जाम्प्ट हो गई है। अच्छा, एनपीओ के पास एनटीएन सर्टिफिकेट है लेकिन एसटीआरएन नहीं है, अब क्या रेट लगेगा? तो बहुत आसान सी बात है। अब देखें, जब एक सप्लाई ही एग्जाम्प्ट हो गई है एनपीओ के लिए, तो हम आसानी से कंक्लूड कर लेंगे कि 18% भी नहीं लगेगा और 4% भी नहीं लगेगा। हालांकि देखें, आप एक ही कंपनी है, आपके कस्टमर के चेंज होने की वजह से देखें सेल्स टैक्स का रेट चेंज हो गया। अब ना ही 18% लगेगा ना ही 4 लगेगा, क्योंकि सप्लाई ही एग्जाम्प्ट हो गई ना। एनालिसिस भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि सीरियल नंबर 166 की वजह से सप्लाई एग्जाम्प्ट हो गई, और क्योंकि एग्जाम सप्लाई थे तो जाहिर सी बात है कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो आप 100 रुपए की इनवाइस करेंगे और सेल्स टैक्स कुछ चार्ज नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स एग्जाम लिख देंगे। ओके, सिनेरियो नंबर 3 देखें। सुजुकी मोटरसाइकिल के बारे में आपने सुना होगा, सुजुकी ने रिसेंटली ई बाइक लॉन्च की है अभी एक्सपो में। और उसने क्या किया, कराची में एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स के अंदर। और मजीद ये कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के साथ साथ डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को भी बेचेगी अपने रिटेल आउटलेट से। तो अब बताएं सेल्स टैक्स क्या, सेल्स टैक्स चार्ज करेगा इस ई बाइक के ऊपर, दोनों सूरतों में। एक एक जगह वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, एक जगह रिटेलर को दे रहा है। अच्छा, इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई भी आइटम है वो स्टैंडर्ड रेट पे है या एग्जाम्प्ट है या रिड्यूस रेट पे। तो हमने 6 कैजुअल देखा, वहां ई बाइक नहीं मिली। हमने 8 कैजुअल देखा, वहां ई बाइक मिल गई हमें। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये एक रिड्यूस रेट की सप्लाई है 1% पे, सीरियल नंबर 70 ऑफ 8 कैजुअल में ये बात लिखी हुई है। तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 18 नहीं है, वो 1 है, क्योंकि रिड्यूस रेट पे है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स होगी, क्योंकि अगर आप जाकर ये एसआरओ देखेंगे 648 का, इसकी 15 की 15 सीरियल में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हैं तो आप टैक्स ना लगाएं, फर्दर टैक्स इंपोज ना करें। चलें, ये भी 4% भी हो गया। मजीद ये कि सेल टू एंड कंज्यूमर, ये वही वाली एप्लीकेशन हो गई जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पर सिनेरियो नंबर 1 में। यहाँ हॉस्पिटल एंड कंज्यूमर था। अब सुजुकी वाले के लिए, सुजुकी के शोरूम में मैं गया, जुनेद इकबाल गए और वहां जाकर एक बाइक ले ली, तो मैं तो एंड कंज्यूमर हूँ ना, उनके रिटेल स्टोर से ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इसके एक्सक्लूजन मुहैया हुई भी है यहाँ पे। ये देखें सीरियल नंबर 4 में, गुड सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है सुजुकी अपने प्रोफाइल को चेंज कराएगा, वहां रिटेलर भी टीयर 1 का रिटेलर होगा, इसकी पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन भी होगी। जब मैं वहां जाऊंगा तो एंड कंज्यूमर पे फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सुजुकी विल नॉट, कस्टमर बाय सुजुकी विल नॉट अट्रैक्ट फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा।
ओके, तो कंक्लूड क्या हुआ, अब दो इनवाइसें बनेगी। जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस है उस पे जो टैक्स आएगा वो 1% एंड 4% यानी 5% आ जाएगा, और एंड कंज्यूमर पे सिर्फ 1% का रिड्यूस रेट आ जाएगा। तो देखें, एक ही सप्लाई है, कस्टमर के तब्दील होने से रेट तब्दील हो गया। एक और सिनेरियो देख के हम खत्म कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखें यहाँ पे एक और सिनेरियो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स बेच रही है। तो हमने इन्फॉर्मेशन एक ले ली कि भाई स्टैंडर्ड रेटेड यानी कि 18% वाली टैक्सेबल सप्लाईज कर रही है, किसको, टीयर 1 रिटेलर्स को। लेकिन हुआ ये, करंट मंथ में वो जो टीयर 1 रिटेलर था वो इनएक्टिव हो गया। कंपनी के अकाउंटेंट ने आपको अप्रोच किया है कि भाई अब बताएं, हम 18 जमा 4 इम्पोज करें या क्या करें। तो एनालिसिस में हमने कहा कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर एक आदमी इनएक्टिव हो जाए तो फर्दर टैक्स लगेगा, और टीयर 1 रिटेलर सब्जेक्ट टू 4% होगा इनएक्टिव होने की वजह से। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि आप 18 जमा 4 चार्ज करेंगे। अब देखें, पिछले महीने की इनवाइस 18% वाली होगी, लेकिन इस महीने की इनवाइस 22% वाली होगी। तो अपना ख्याल रखिए इनकम टैक्स स्टूडियो की तरफ से। अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको ये स्लाइड्स चाहिए हो, एसआरओ चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, तो हम आपको ये स्लाइड्स ईमेल कर देंगे।